इसलिए आज जो मैं चैप्टर लेकर के आया हूँ वो है 12th का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसमें हम जानेंगे कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि मैं अगर इसमें बात करूँगा, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो पहले हम इसमें इस चैप्टर में हम उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, तो उसमें हम ह्यूमन के रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। उसका अगला चैप्टर होगा रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो उसमें हम फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम सारे के सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन देखते हैं, क्लियर है। तो इसमें हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म देखेंगे। आज हमारा पहला लेक्चर है इसका, चलिए देखते हैं। रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है, इस बात की श्योरिटी देता है कि उस ऑर्गेनिज्म की रेस इस अर्थ पर मेंटेन रहेगी। बोले तो क्या कि उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी, वो स्पीसीज इस अर्थ पर से कभी भी खत्म नहीं होगा, इस बात की गारंटी देता है कौन, रिप्रोडक्शन। अगर वो ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूसली रिप्रोड्यूस करता हुआ रहे, उसके स्पीसीज जो है वो लगातार रिप्रोड्यूस करती रहे, तो उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रह सकती है, यानी कि कंटिन्यूटी ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज। रिप्रोडक्शन एंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। नेक्स्ट देखेंगे, इट इज अ मीन ऑफ सेल्फ परपेटुएशन, जिसकी मैं बात कर रहा था, सेल्फ परपेटुएशन की अपनी रेस को, अपने स्पीसीज को बनाए रखना, अपने स्पीसीज को बनाए रखना, इसे ही हम क्या कहते हैं, सेल्फ परपेटुएशन कहते हैं। सेल्फ परपेटुएशन ऑफ ए रेस ऑफ स्पीसीज ओवर दिस अर्थ, इस अर्थ पर अपने स्पीसीज को मेंटेन रखना, उसको बनाए रखना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ परपेटुएशन, क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे फंक्शन, रिप्रोडक्शन। हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन जैसे कि अगर आपने मेरे से पहले से भी पढ़ा हुआ है तो आप इस बात को जानते होंगे कि मैं मैक्सिमम टाइम क्या करता हूँ, वर्ड्स को बाइफरकेट करता हूँ और वहां पर मैं इस बात को बताता हूँ कि TION, खास करके ये जब किसी भी वर्ड्स के साथ लगता है तो वहाँ पर इसका मतलब होता है कि ये किसी न किसी प्रोसेस को डिनोट कर रहा है, जैसे कि एक्सक्रीशन, डाइजेशन, आप रेस्पायरेशन देख सकते हैं, रिप्रोडक्शन, क्लियर है। तो ये किसी न किसी प्रोसेस को डिनोट करता है, यानी कि ये किसी चीज़ का प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है, तो ये रिप्रोड्यूस करने का प्रोसेस है, क्लियर है। स्पेशली बायोलॉजी में हम इस बात की बात करेंगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स में हो सकता है डिफरेंट हो। बायोलॉजी में मोस्ट ऑफ द टाइम TION वर्ड किसी प्रोसेस के साथ लगता है। तो रिप्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। दिस इज अ प्रोसेस दैट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ द जर्म प्लाज्म, द स्पीसीज, द रेस ऑफ दैट स्पीसीज ऑन दिस अर्थ, क्लियर है। अब हम फंक्शन की बात करेंगे कि इस रिप्रोडक्शन का फंक्शन क्या है, ये जो प्रोसेस है इसका फंक्शन क्या है, कुछ ना कुछ फंक्शन तो होना चाहिए इसका फंक्शन होगा, ये क्या करता है, कोई भी इंडिविजुअल जो कि मर गया है किस कारण से, या तो सेनेसेंस के कारण। इसके बारे में आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने 11th स्टडी कर रखी है तो आप लोग जानते होंगे कि सेनेसेंस क्या है। ये प्लांट फिजियोलॉजी में चैप्टर आता है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें आप पढ़ते हैं सेनेसेंस के बारे में। सेनेसेंस के बारे में एक सिंपल अगर मैं आपको बताऊं, इसका मतलब होता है जैसे कि अगर कोई ट्री है, उसमें से अगर कोई ट्री का लीफ जो है वो ओल्ड हो गया है, पुराना हो गया है, तो वो क्या हो जाता है, झड़ जाता है, इसे ही सेनेसेंस कहते हैं, झड़ जाना, क्लियर है। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है या फिर कोई भी प्लांट या कुछ भी है, वो अगर सेनेसेंस के कारण मर गया है या फिर एजिंग के कारण, उसका एज हो गया है, उसके कारण से अगर वो मर गया है, तो उससे हम लोग उसको रिप्लेस करता है कौन, उस ऑर्गेनिज्म को रिप्लेस करने के लिए क्या चाहिए, रिप्रोडक्शन चाहिए, ये प्रोसेस जरूरी है। दूसरा, इट रिप्लेसेस इंडिविजुअल्स रिमूव्ड ड्यू टू प्रीडेशन, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को प्रीडेट कर लिया गया है तो उस ऑर्गेनिज्म का जगह वहां पर खाली हो गया, वैकेंट हो गया, तो उसको फिर से फिलअप करने के लिए क्या चाहिए, रिप्रोडक्शन चाहिए, या फिर डिजीज, या फिर वो किसी डिजीज के कारण मर गया हो तो भी, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इंट्रोड्यूसेस वेरिएशंस। रिप्रोडक्शन की बात हम जब भी करेंगे तो यहाँ पर वेरिएशन की बात आएगी, आगे चल करके हम बात करेंगे कि कैसे वेरिएशन ये कॉज करता है, लेकिन अभी हम बात करेंगे यहाँ पर एक इंट्रोडक्टरी कि ये इंश्योर करता है किसको, वेरिएशन को, जो कि उस ऑर्गेनिज्म के इस अर्थ पर चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर भी अपने कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, यानी कि बेहतर एडेप्टिबिलिटी, वो अनुकूलता, इस अर्थ पर वो बेहतर तरीके से अनुकूल होकर रह सके, इस चीज के लिए उसको क्या चाहिए, वेरिएशन चाहिए, वो लगातार अपने आप को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करता हुआ हो और ताकि वो इस बदलते एनवायरनमेंट को कोप कर सके, क्लियर है। तो इसके लिए एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ये सेम बात है,
स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये एग्जिस्टेंस उसके मतलब कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए जो होता है वो जो लगातार संघर्ष करता है, तो उसके लिए जरूरी क्या है, उसके अंदर लगातार वेरिएशंस आने चाहिए। तो आप देखेंगे कि रिप्रोडक्शन जो है उस चीज को इंश्योर करता है। 3 चीजें इसमें कि वो सेनेसेंस या एजिंग के कारण अगर कोई इंडिविजुअल मर गया हो तो उसको वो रिप्लेस करने का काम करेगा। दूसरा, अगर किसी डिजीज के कारण या फिर प्रिडेशन के कारण वो ऑर्गेनिज्म खत्म हो गया हो तो वहां पर उसको भरने का काम कौन करेगा। सपोज करते हैं कि कहीं पर कोई हिरन का झुंड जा रहा था, वहां पर 100 हिरन थे, उसमें से लगभग 30-40 मारे गए, तो उतना तो कम हो गया, उसका स्पीसीज का नंबर कम हो गया। अगर वो हिरन जो है डियर अगर वो लगातार वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो वो फिर से उसका स्पीसीज तो लगातार प्रिडेशन के कारण खत्म हो सकता है, लेकिन नहीं, उसके पास रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन, जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, वो लोग वापस अपने रेस को मेंटेन कर सकते हैं वापस। अगर प्रिडेशन लगातार जारी भी रहा तो भी नए नए ऑर्गेनिज्म आते रहेंगे और उसकी स्पीसीज की कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स। रिप्रोडक्शन के फीचर्स क्या क्या होते हैं। रिप्रोडक्शन के फीचर्स होते हैं, इसमें रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होगा। सबसे पहले इसमें डीएनए रेप्लिकेट करेगा, एक सेलुलर लेवल पर हम बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले डीएनए क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। उसके बाद डिवीजन होगा, सेल का डिवीजन होगा। कैसे होगा ये इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, अभी मैं इसको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि ये डिवीजन होगा। क्लियर है, ये मियोसिस के थ्रू होना है कि नहीं होना है, ये किस तरीके से होना है, एक सिमेट्रिकल डिवीजन होना है, एसिमेट्रिकल डिवीजन होना है, किस तरह का डिवीजन होना वो हम बाद में बात करेंगे। यहां पर पहले देखेंगे, पहला क्या कि डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, दूसरा सेल का डिवीजन होगा। ये हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, किससे, मियोसिस के थ्रू। ये इसमें मियोसिस इन्वॉल्व हो भी सकता है और मियोसिस इन्वॉल्व नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करता है। इसके अलावा ग्रोथ, इसके बाद हम बात करते हैं क्या, ग्रोथ ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ मोर प्रोटोप्लाज्म। अगर कोई सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस था, वो न्यूक्लियस अब ग्रो करके बोले तो किसके कारण से, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के कारण से। अब वो ग्रो कर गया, बेटर ग्रो करने के कारण क्या, अब डिवीजन ऑफ सेल होगा, सेल का डिवीजन होगा, सेल डिवाइड कर गया, 2 छोटे छोटे डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो गया है, 2 छोटे छोटे डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन अब ये सेल क्या करेगा, अब ये सेल, दोनों ही सेल क्या करेंगे, अब थोड़े थोड़े साइज में ग्रो करेंगे। अब ये डॉटर सेल्स है लेकिन धीरे धीरे क्या करेंगे, ये साइज में ग्रो करेंगे ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ मोर प्रोटोप्लाज्म। ये बाद बाकी अपना प्रोटोप्लाज्म फिर से गेन करने का कोशिश करेंगे। और इस चीज को मैं 11th के सेल साइकिल में बताता हूं कि इसका होता है न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स। न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स बोलते हैं इसको, एक सेकंड में लिख देता हूं, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स। इसको मेंटेन करना होता है, जिसके कारण से फिर से वापस इसकी क्या होती है, इसके प्रोटोप्लाज्म की ग्रोथ होती है। किसके कारण से, सिंथेसिस के कारण से। नेक्स्ट देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट। इसको रिप्रोडक्टिव यूनिट को डेवलप करना होता है। इलेबोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स टू फॉर्म अ न्यू यंग इंडिविजुअल। रिप्रोडक्शन यूनिट का इसको फॉर्मेशन करना होता है ताकि नए इंडिविजुअल्स आ सकें। ये सब रिप्रोडक्शन के फीचर्स हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगर हम ऑर्गेनिज्म के टाइप की बात करेंगे, टाइप की बात, कितने तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं रिप्रोडक्शन के बेसिस पर, तो ये चीज हम किसके बेसिस पर देखेंगे, उसके बिहेवियर के बेसिस पर। वो किस तरह का बिहेवियर रखता है, वो किस तरह का बिहेवियर रखता है, कौन सा बिहेवियर, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। कौन सा बिहेवियर, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। उसका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर किस तरह का है उसके बेसिस पर हम इसको देखेंगे। पहला सेमेल पेरेस, अगर आपको स्पेलिंग में दिक्कत हो रही है तो SEMELPAROUS, सेमेल पेरेस। ये किस तरह का होता है, ये होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बार अपने लाइफ टाइम में, अपने पूरे लाइफ टाइम में जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ एक बार रिप्रोड्यूस करेगा उसे हम क्या कहते हैं, सेमेल पेरेस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कहते हैं, सेमेल पेरेस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और इस तरह के ऑर्गेनिज्म के अंदर एग्जांपल क्या आ जाता है, एनुअल प्लांट्स। कौन से आते हैं एनुअल प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स, मैक्सिमम ग्रेन प्लांट्स जो होते हैं, मैक्सिमम ग्रेन प्लांट्स जो होते हैं, अनाज वाले पौधे जो होते हैं, चावल गेहूं, ये सब किस में आ जाते हैं, ये सब एनुअल प्लांट्स में आ जाते हैं। उसके बाद कुछ स्पीसीज किसके होते हैं, सैल्मोन जो कि फिश होता है, सैल्मोन के कुछ स्पीसीज। उसके अलावा कुछ मकड़ी की प्रजाति, स्पाइडर, बैम्बू और सेंचुरी प्लांट्स, ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सेमेल पेरेस तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं और इसका एक ही बार अपने लाइफ टाइम में रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर है।
अगर हम बात करेंगे इसमें, ये ऑफन डाई मर जाते हैं आफ्टर रिप्रोडक्शन, जस्ट आफ्टर रिप्रोडक्शन ये मर जाते हैं। क्लियर है। जबकि इटेरोपैरस, ETEROPAROUS, इटेरोपैरस, एक तो हमने सिमल पैरस देखा, सिमल पैरस वो जो कि अपने लाइफ टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक बार रिप्रोड्यूस करता है, हो सकता है उसके बाद वो नहीं मरे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिप्रोडक्शन के बाद ही क्या होते हैं, मर जाते हैं। लेकिन इटेरोपैरस ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं, थ्रू आउट द लाइफ टाइम कर सकते हैं, लेकिन वो मरते नहीं है। वो एसेंशियल ये है कि वो बहुत सारे सीजन्स तक सर्वाइव करते हैं, दे सर्वाइव ओवर मल्टीपल सीजन्स। यहाँ पे देखते हैं बेसिक प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग इन सक्सेसिव साइकिल्स, अपने कंटिन्यूस साइकिल्स में। जैसे कि एक ह्यूमन एग्जांपल ले ले तो ह्यूमन किसके अंदर आते हैं, इटेरोपैरस के अंदर आते हैं। इसके अंदर एक कंप्लीट साइकिल चलता है। जैसे कि हम बात करते हैं पूरे के पूरे, अगर मैमल्स के अंदर हम बात कर लें तो ईस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, दो तरह के बात हम करते हैं। तो उसमें ये एक साइकिल के तहत क्या होता है कि इसका रिप्रोडक्शन कंटिन्यू रहता है। और इसके अंदर एग्जांपल हम एक सबसे बेहतर एग्जांपल क्या ले लेते हैं, पेरिनियल प्लांट्स। पेरिनियल प्लांट्स जो कि साल दर साल क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उस तरह के प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिनियल प्लांट्स कहते हैं। आप लोग एक बार इसको यहाँ पर पॉज करके पूरा लिख लें। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के टाइप क्या क्या होते हैं। वहाँ पर तो हमने देखा टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर ऑफ रिप्रोडक्शन, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के टाइप्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप लोग 9th 10th क्लास से ये सब चीज़ देखते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार इसको मैं ब्रीफ करूँगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कि ये यूनिपेरेंटल होता है, यूनि बोले तो वन एंड पेरेंटल बोले तो पेरेंट, सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा, जरूरी नहीं है कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हों। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये बाई पेरेंटल होते हैं, बाई बोले तो दो एंड पेरेंटल बोले तो पेरेंट्स, दो तरह के पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह के ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल होते हैं या फिर हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। बाइसेक्सुअल होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट हो सकते हैं, बाइपेरेंटल हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल हो सकते हैं, या फिर बाइसेक्सुअल को ही हम लोग क्या कहते हैं, हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं। एक ऑर्गेनिज्म अगर मैं आपको ध्यान दिला दूं जो कि हर्मेफ्रोडाइट है, अर्थवर्म। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है अर्थवर्म, आपने 11th में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डज नॉट इन्वॉल्व गैमिट फॉर्मेशन। इसमें गैमिट फॉर्मेशन और फ्यूजन का कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसमें फॉर्मेशन अगर यूनिपेरेंटल ही है तो एक पेरेंट से ही कोई सेल बनेगा, वही डेवलप होकर के पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएगा। तो वहां पर ना गैमिट फॉर्मेशन का कोई रोल है और ना ही फ्यूजन का, तो फ्यूजन भी नहीं होगा और गैमिट फॉर्मेशन भी नहीं होगा। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बाई पेरेंटल बाइसेक्सुअल टाइप का, यानी कि दो सेक्स का गैमिट बनेगा, दो टाइप के सेक्स का गैमिट बनेगा, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट, और फिर इन दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा, जिसे कि हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी कि यहाँ पर फॉर्मेशन और फ्यूजन दोनों ही इन्वॉल्व होंगे, किसके, अपोजिट सेक्सेस के। अगर हम यहाँ पर मैं यहाँ पर बात करूँगा अगर, तो यहाँ पर मियोसिस की ज़रूरत नहीं होती है, मियोसिस की ज़रूरत नहीं होती है। अगर बॉडी N है तो N से N का भी फॉर्मेशन हो सकता है। अगर बॉडी 2N है तो 2N से 2N सेल बना करके भी वो नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो यहाँ पर जो 2N बॉडी है, 2N बॉडी को गैमिट बनाने के लिए, चूंकि गैमिट्स जो होते हैं ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड बोलते तो क्या, N होते हैं, यानी कि इसको 2N को N में कन्वर्ट होना पड़ेगा, और 2N को N में कन्वर्ट होने के लिए जो प्रोसेस हमें चाहिए वो है क्या, मियोसिस। अगर आप N से N बनाते हो, अगर कोई सेल है जो कि हैप्लॉइड है, ऑलरेडी हैप्लॉइड है, तो ऑलरेडी हैप्लॉइड सेल को अगर मान लीजिए कि एक और नया सेल बनाना है और हैप्लॉइड सेल ही बनाना है, तो उसको सिंपली माइटोसिस करना होगा। और अगर 2N बॉडी है, डिप्लॉइड बॉडी है, तो उसको भी डिप्लॉइड सेल बनाने के लिए माइटोसिस करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो डिप्लॉइड है और उसे हैप्लॉइड सेल बनाना है, बोले तो क्या, गैमिट्स बनाने हैं, तो गैमिट्स बनाने के लिए उसे कौन सा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, मियोसिस। फर्दर हो सकता है कि ये सेल आगे फिर से और मतलब ग्रो करे, अपना नंबर इंक्रीज करे, और उसके लिए इसे क्या पड़े, माइटोसिस की जरूरत पड़े। या फिर अगर मैं बात कर रहा हूं कि अगर ये मैं बनाता हूं, ये मेल गैमिट, और फर्दर इसी तरह से मैं देखता हूं कि एक और गैमिट यहां पर बना है और ये एक फीमेल गैमिट है, इन दोनों का जब फ्यूजन होता है, जब ये 2N सेल में कन्वर्ट होते हैं, इस 2N सेल को वापस ग्रो करके अगर पूरा ऑर्गेनिज्म ग्रो करना है, तो उसको किस प्रोसेस की हेल्प लेनी पड़ेगी, उसे माइटोसिस की हेल्प करनी पड़ेगी। अब यहां पर उसे मियोसिस से काम नहीं चलेगा, अब उसे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ग्रो करना है, तो वहां पर वो माइटोसिस
का हेल्प लेगा। तो यहाँ पर दोनों ही रिक्वायर्ड हो जाते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँगा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब मैं रिप्रोडक्शन का आपको डेफिनेशन बता रहा था तो वहां पर मैंने बताया था कि रिप्रोडक्शन जो है वो क्या इंश्योर करता है, वो वेरिएबिलिटी इंश्योर करता है ताकि उसमें ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आता रहे। किस लिए? ताकि चेंजिंग एनवायरनमेंट को वो ऑर्गेनिज्म क्या कर सके, कोप कर सके। चेंजिंग एनवायरनमेंट के जो अर्थ का एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है वो ऑर्गेनिज्म उसको कोप कर सके, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, वेरिएशन चाहिए। और हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखते हैं कि ये इंश्योर नहीं करता है कंप्लीट। ये नहीं मैं कह रहा हूँ डिनाई कर दे रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, वेरिएबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी, हो सकता है म्यूटेशन हो जाए, ठीक है ना, तो जरूरत नहीं है कि वेरिएबिलिटी नहीं होगी। लेकिन यहां पर क्या है कि इसमें चूंकि मिक्सिंग नहीं होती है, जीन्स की मिक्सिंग नहीं होती है, दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के जीन्स की मिक्सिंग नहीं होती है, जिसके कारण से यहां पर वेरिएबिलिटी नहीं आती है। और वेरिएबिलिटी नहीं आने के कारण ये हमारे लिए लेस इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस का हो जाता है, इसका एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस हम लोग थोड़ा कम रखते हैं। जबकि इसमें अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो इसमें क्या है, वेरिएबिलिटी बहुत ग्रेट होती है, जिसके कारण से इसका एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अंदर क्या होता है कि न्यू इंडिविजुअल डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पेशलाइज्ड और अनस्पेशलाइज्ड पार्ट्स ऑफ अ सिंगल पेरेंट। मैं क्यों कह रहा हूँ स्पेशलाइज्ड और अनस्पेशलाइज्ड, अगर उसमें कोई स्पेशलाइज्ड पार्ट बनता है, जैसे कि मैं बात करता हूँ बर्डिंग इन हाइड्रा में अगर मैं बर्डिंग की बात करता हूँ तो उसमें एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। सपोज ये कोई हाइड्रा का स्ट्रक्चर है, ये कोई हाइड्रा का स्ट्रक्चर है, तो इसमें मैं देखता हूँ कि एक स्पेशलाइज्ड बॉडी का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, और यही बर्ड आगे टूट करके एक नया हाइड्रा बना देगा। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। अगर यहाँ पर कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, जैसे लेके अमीबा कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं बनता है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसे अनस्पेशलाइज्ड पार्ट कह सकते हैं। तो एक ही पेरेंट इसमें इन्वॉल्व है, आप देख रहे हैं कि एक ही पेरेंट है और उसी से एक नया इंडिविजुअल बन रहा है, नया ऑफस्प्रिंग बन रहा है। अगर हम अमीबा की बात करेंगे, अनस्पेशलाइज्ड पार्ट सिंपली एक सेल रहता है, साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स उसका न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स जब बड़ा हो जाता है तो उसका न्यूक्लियस फिर क्या होता है, खींचता है, न्यूक्लियस खींचता है और फाइनली वो न्यूक्लियस ब्रेक करके दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है और फिर ये सेल क्या होता है, टूट करके दो सेल में कन्वर्ट होता है। तो क्या यहाँ पर कोई भी स्पेशल स्ट्रक्चर बना, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, अनस्पेशलाइज्ड पार्ट कहेंगे। और यहाँ पर भी ध्यान रखें आप कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व था, तो एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो, अगर कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बन रहा हो तो भी, और अगर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं बन रहा हो तो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही मेथड से हो सकता है। याद रखेंगे यहाँ पर कि विदाउट, कभी भी यहाँ पर गैमेट का न फॉर्मेशन होगा न फ्यूजन होगा, ठीक है, या फिर सेक्स सेल, जिससे भी आप कह सकते, जैसे कि सेक्स सेल की अगर आप बात करेंगे तो स्पर्म क्या है, वो सेक्स सेल है, ओवम क्या है, वो सेक्स सेल है। तो यहाँ पर उस तरह का ना फॉर्मेशन होता है ना फ्यूजन होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे कि ये जो होता है बोथ दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म में हो सकता है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो। अभी आपने देखा कि एक सेल के ऑर्गेनिज्म की मैंने बात करी, जैसे कि अमीबा की मैं बात करता हूं तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसके अंदर भी क्या हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की भी बात करूं, वहां भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो वो कैसा होता है, वो प्लांट एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और उसके अंदर रिप्रोडक्शन जब हम बात करेंगे कैसा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हम उसको वहां पर पढ़ेंगे। याद रखेंगे आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और क्या क्या कहा जा सकता है, इसे एगेमोजेनेसिस कहते हैं। एगेमोजेनेसिस, आप जानते हैं कि ए वर्ड जो है अक्सर इंग्लिश में हम जानते हैं ये कहां पर लगता है, जब इसे नेगेटिव सेंस में कन्वर्ट करना हो। जैसे कि गैमोजेनेसिस, गैमो बोले तो क्या, गैमिट, जेनेसिस बोले तो क्या, फॉर्मेशन, यानी कि गैमिट का फॉर्मेशन, और इसी के आगे हमने ए लगा दिया, यानी कि गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कि एगेमोजेनेसिस या फिर एगेमोजेनी। जेनी का भी मतलब होता है फॉर्मेशन, गैमो का मतलब क्या होता है, गैमो का मतलब क्या होता है, गैमिट, और ए मतलब नहीं, यानी कि गैमिट का फॉर्मेशन, जनरेशन नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। ध्यान रखेंगे आप, जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहां पर सोमैटिक सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। आपको मैं क्रोमोसोम के बेसिस पर बता दे रहा हूं, आप शायद उसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आप जानते होंगे कि ऑटोजोम्स होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। 22 ऑटोजोम्स होते हैं
क्लियर है, 22 पेयर ऑटोजोम्स होते हैं और प्लस 2 पेयर क्या होता है, सेक्स क्रोमोजोम होता है, सॉरी 1 पेयर क्या होता है, सेक्स क्रोमोजोम होता है। और इस तरह से मिला करके ये जब 2n है, ये तो हैप्लॉइड स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ, जब हम डिप्लॉइड स्टेज में इसमें बात करेंगे तो 46 क्रोमोजोम्स कंप्लीट हो जाते हैं। क्लियर है, ये क्या होते हैं, ये ऑटोजोम्स होते हैं और ये क्या होते हैं, ये सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं। ये सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं जो कि सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसकी मैं बात करूं जैसे कि सोमैटोजेनिक, तो सेल्स में भी जो होता है ना, ह्यूमन बॉडी जैसे कि मैं बात करूं पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी किससे बनी हुई है, सोमैटिक सेल्स से बनी हुई है। जबकि इसके अंदर जैसे कि अगर मेल में बात करूं तो मेल में टेस्टिस, और टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, उन ट्यूब्यूल्स के अंदर की जो लाइनिंग है, जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, वो कैसे सेल्स होते हैं, वो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, वो जनरेटिव सेल्स होते हैं, वो जनरेटिव सेल्स होते हैं और वो सोमैटिक सेल्स नहीं होते हैं, वो सोमैटिक सेल्स नहीं होते, वो जनरेटिव सेल्स होते हैं। अगर हम प्लांट्स के अंदर बात करेंगे तो जो भी गैमेट के फॉर्मेशन में जो भी सेल इन्वॉल्व है उसे हम रिप्रोडक्टिव सेल्स कहेंगे, उसे हम सोमैटिक सेल्स नहीं कहेंगे। बाद बाकी पूरी की पूरी प्लांट बॉडी जिस सेल्स से बनी हुई है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सोमैटोजेनिक सेल कहेंगे। तो हम देखते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम जानते हैं जब किसी भी तरह का कोई भी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं बनता, इसका मतलब है कि वो रिप्रोडक्टिव सेल को तो यूज ही नहीं कर रहा और है भी नहीं। रिप्रोडक्टिव सेल अगर उसके पास नहीं है तो पूरी की पूरी बॉडी सोमैटिक बॉडी, और सोमैटिक बॉडी से जब वो रिप्रोडक्शन करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन कहेंगे। क्लियर है, नेक्स्ट देखेंगे कि जब इसमें यंग वंस बनेंगे, यंग वंस बोले तो क्या, न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू इंडिविजुअल जब भी बनेगा तो वो क्या होगा, एग्जैक्टली आइडेंटिकल होगा, एग्जैक्टली सेम होगा, अपने पेरेंट के जैसा ही होगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बात कर रहे थे कि वहां पर वेरिएबिलिटी होती है, और वहां पर वेरिएबिलिटी होने के कारण हो सकता है कि जो फादर है, फादर से सन जो हो थोड़ा डिफरेंट दिख रहा हो। ये वेरिएबिलिटी इंश्योर करती है किस चीज के कारण, वहां पर जीन की मिक्सिंग होती है, मिंगलिंग बात करते हैं वहां पर। जबकि हम यहां पर बात करते हैं एपो, एपो का मतलब होता है विदाउट, विदाउट, आप समझ पा रहे हैं इसको, एपो को क्या कहते हैं हम लोग, विदाउट, और मिक्सिंग, मिक्सिस वर्ड किसके लिए आता है, मिंगलिंग के लिए, मिंगलिंग। ये मिंगलिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, मिंगलिंग वर्ड का मतलब होता है मिक्सिंग, मिक्सिंग ऑफ जीन्स, यानी कि बिना जीन के मिक्सिंग के जो जिस तरह का रिप्रोडक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि इसमें जो कॉपीज बनती हैं, इसमें जो इंडिविजुअल्स के नंबर बढ़ते हैं, तो नए इंडिविजुअल जितने भी बनते हैं वो क्या होते हैं, अपने पेरेंट के एग्जैक्टली सिमिलर दिखाई देते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग बात करेंगे तो वहां पर वेरिएशन होता है विद द पेरेंट्स एक्सेप्ट इन शेप एंड साइज। ऑब्वियसली बात है कि न्यू इंडिविजुअल बना है तो ऑब्वियसली बात है वो छोटा होगा, जो पेरेंट बॉडी होगा वो पहले से बड़ा होगा, क्लियर है ना, और जो न्यू इंडिविजुअल बना है तो वो भी छोटा होगा। तो हो सकता है कि साइज, उसका शेप, ये सब वेरी कर सकता है, लेकिन वो हमेशा एग्जैक्ट, जब वो यंग वन बड़ा होगा तो वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट का कॉपी दिखाई देगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें जो भी नए यंग वंस बनते हैं उन्हें हम एक ग्रुप में क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोन्स कहते हैं। और उस क्लोन में किसी एक इंडिविजुअल को अगर आप उठा करके देखते हैं तो उस एक इंडिविजुअल को क्या कहा जाता है, रेमेट, यानी कि क्लोन प्लूरल फॉर्म है और रेमेट क्या है, वो एक सिंगुलर फॉर्म है। नेक्स्ट देखते हैं कि मेंबर्स, क्लोन के मेंबर्स जो होते हैं मे डिफर लेटर क्या बाद में वो डिफर हो सकते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं, किसके कारण से, डिफरेंट म्यूटेशंस के कारण से। आपको अब ध्यान आ रहा होगा कि जब मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब मैंने डिफरेंस बताया था तो उसमें मैंने इस बात को इंश्योर किया था कि उसका ग्रेट इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसी के कारण से कि हो सकता है कि उसमें वेरिएबिलिटी बिल्कुल नहीं आए तो वो इवोल्यूशन में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। जैसे अर्थ है या फिर कोई भी तरह का सीजनल एनवायरनमेंट चेंजेस अगर लगातार आ रहे हैं तो वो उसको कोप नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसमें म्यूटेशंस के कारण से अगर उसमें वेरिएबिलिटी आती है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी वो ऑर्गेनिज्म लगातार चेंजिंग एनवायरनमेंट को कोप कर सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इसमें एपोमिक्सिस होता है। एपोमिक्सिस बोले तो क्या, विदाउट मिंगलिंग ऑफ जीन्स, जीन्स के बिना मिंगलिंग, यानी कि एपोमिक्सिस में क्या होता है कि इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट विदाउट पॉलिनेशन। पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन बोलते क्या, फ्लावर है, इसके पास एक तरह का गैमिट है और जो पॉलन ग्रेन आ रहा है उसके पास दूसरी तरह का गैमिट है, दूसरी तरह का गैमिट है। और जैसे ये फ्लावर पर जाकर के जर्मिनेट होता है और ये फिर इसका मेल गैमिट जाकर के
फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा, तो ये फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि पॉलिनेशन हुआ, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ। तो यहाँ पर क्या है, एपोमिक्सिस के अंदर जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो एपोमिक्सिस के अंदर पॉलिनेशन नहीं होगा और किसी भी तरह के जेनेटिक मटेरियल की मिक्सिंग नहीं होगी। क्लियर है? एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं, जैसे कि रनर, आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आपने पढ़ा होगा कि रनर मॉर्फोलॉजी इन प्लांट्स के अंदर आपने पढ़ा होगा कि रनर ये एक हॉरिजॉन्टल स्टेम होता है, हॉरिजॉन्टल बोल देगा, जो कि अर्थ के अलाइन होकर के पैरेलली रन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, रनर कहते हैं। और इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट क्या है, स्ट्रॉबेरी, जिसका जीनस क्या होता है, फ्रेजेरिया। जबकि हम दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये सिर्फ एग्जांपल है, मैं सारे के सारे यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, ये सिंपल एक दो एग्जांपल मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। जिसमें दूसरा क्या अगर बात होता है, एसेक्सुअली फॉर्म्ड सीड, अगर वहाँ पर सीड का एसेक्सुअली फॉर्मेशन होता है, जिसमें कि एग्जांपल है ब्लैकबेरी, जिसका कि जेनस होता है रूबस, और दूसरा है डेंडेलियंस और इसका जेनस होता है टेरेक्सकम। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं? पहला है फिजन में क्या होता है, बॉडी ब्रेक करके दो इक्वल हाफ्स में टूटता है, या तो दो या फिर उससे ज़्यादा लेकिन सिमिलर इक्वल साइज्ड डॉटर इंडिविजुअल्स में टूटता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग फिजन कहते हैं। ध्यान रखेंगे, इसमें मैच्योर इंडिविजुअल क्या करता है, डिवाइड करता है। टाइप्स ऑफ फिजन के बारे में बात करेंगे तो पहला है बाइनरी फिजन। इसमें बॉडी जो होता है वो दो इक्वल हाफ में टूट जाता है, बॉडी टू इक्वल हाफ में टूट जाता है, बट जाता है। और इसको हम अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बात करेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या आ जा रहा है, अमीबा, जिसमें कि माइटोटिक डिवीजन के थ्रू उसका क्या होता है, न्यूक्लियस जो है वो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू बट जाता है और उसके बाद फिर सेल जो है दो पार्ट में टूट जाता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। साइटो बोले तो सेल, काइनेसिस मतलब कट जाना, अलग अलग हो जाना। क्लियर है? तो ये हमने देख लिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा के अंदर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मेटाजोन्स, और इसमें क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन और क्लीवेज। पहले क्या होता है, बाहर से जो उसका सेल मेम्ब्रेन है वो धंसने लगता है और धीरे धीरे दो पार्ट में टूट जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द प्लेन, अगर हम प्लेन की बात करेंगे तो बाइनरी फिजन कितने टाइप के हो सकते हैं, 4 टाइप के हो सकते हैं, सिंपल, लॉन्गिट्यूडनल, ऑब्लिक और ट्रांसवर्स। सिंपल में जो है वो ऑर्गेनिज्म के किसी भी प्लेन से डिवीजन हो सकता है, ऑर्गेनिज्म के किसी भी प्लेन से डिवीजन हो सकता है। और हम जानते हैं इतना ज़्यादा एसिमेट्रिक टाइप का ऑर्गेनिज्म कौन है, अमीबा। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल टाइप का, अगर हम देखेंगे तो बॉडी के सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से ही जाकर के डिवीजन हो सकता है, और उसमें कौन कौन आते हैं, यूग्लिना एंड वॉटिसेला। तीसरा है ऑब्लिक, जिसमें कि ट्रांसवर्स सेक्शन जो है, अगर बॉडी ये है, अगर ये बॉडी है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, तो ट्रांसवर्स सेक्शन से थोड़ा सा ज़्यादा टिल्टेड इस प्लेन के थ्रू अगर उसका डिवीजन हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्लिक टाइप ऑफ बाइनरी फिजन कहते हैं। इसका एग्जांपल है सिरेटियम या फिर गोनियोलेक्स, जो कि एक रेडल की है। नेक्स्ट ट्रांसवर्स के बारे में बात करेंगे तो ट्रांसवर्स ऑब्वियसली बात है, जो ट्रांसवर्स ये वाला है उसके थ्रू होगा। और ट्रांसवर्स का एक हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे कि पैरामीशियम, डायटम्स और बैक्टीरिया, जिसमें से पैरामीशियम के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया। अगर ये पैरामीशियम है, ये इसका ट्रांसवर्स एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है, टी एक्सिस बोले तो क्या, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ये जो है ऑब्वियसली बात हम जानते हैं कि ये अनइक्वल पार्ट्स में टूटेगा, क्योंकि एक तरफ से इसका क्या होता है, माउथ वाला पोर्शन रहता है, ठीक है, माउथ वाला पोर्शन रहता है, तो ये अनइक्वल टाइप से टूटेगा। तो जो एंटीरियर पोर्शन होगा, जो सामने का पोर्शन होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटड कहते हैं, और जो पोस्टीरियर पोर्शन होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओपिस्थ कहते हैं। और ये प्रोटर फिर से ग्रो करके कंप्लीट बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, और ये ओपिस्थ भी कंप्लीट ग्रो करके पूरी बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। हमने देखा था बाइनरी फिजन का पहला टाइप, बाइनरी फिजन। अब हम देखेंगे मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, वो मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करता है। सपोज करते हैं कि ये एक सेल है और यहाँ पर हमने इसका क्या देखा है, न्यूक्लियस। ये क्या है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, और ये इसके अंदर का साइटोप्लाज्म है। क्लियर है?
ये इसके अंदर का साइटोप्लाज्म। हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है, इस सेल में फर्दर ये एक सेल है और इसके अंदर अब जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस हम देख रहे हैं कि मल्टीपल टाइम्स डिवाइड कर चुका है, मल्टीपल टाइम्स डिवाइड कर चुका है। डिवाइड करने के बाद क्या होते हैं, ये मल्टीपल न्यूक्लियस हैं, ये अब बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, न्यूक्लियाई, बहुत सारे मैनी न्यूक्लियाई में ये टूट जाता है। और ये टूटने के बाद क्या होता है, ये हर एक न्यूक्लियस अपने अराउंड थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म क्या करता है, एनक्लोज कर लेता है। थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म क्या करता है, एनक्लोज कर लेता है। थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म क्या करेगा, अपने आसपास कैप्चर कर लेगा। और उसके बाद क्या होगा, ये जो मदर इंडिविजुअल थी, ये जो मदर इंडिविजुअल था, जो मदर सेल था, वो अब क्या होगा, वो अब ब्रेक कर जाएगा और मैक्सिमम मल्टीपल सेल्स, छोटे छोटे मल्टीपल सेल्स बाहर आएंगे। ठीक है, इसको हम लोग किस में रख रहे हैं, इसको हम लोग मल्टीपल फिजन में रख रहे हैं और इसमें एक ही सेल बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड करता है। ये आ गया। और इसके अंदर कौन कौन एग्जांपल में आएंगे, अमीबा, प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस। नेक्स्ट हम देखते हैं सिस्ट फॉर्मेशन। आप सिस्ट पहले समझ लें, सिस्ट क्या होता है। सिस्ट इज एन एनक्लोज्ड एरिया अराउंड समथिंग। सिस्ट इज एन एनक्लोज्ड एरिया अराउंड समथिंग। कोई भी बॉडी यहाँ पर एक है और उसके चारों तरफ जो ये एक एनक्लोज्ड एरिया, एक तरह के एनवलप का फॉर्मेशन हुआ है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सिस्ट। और ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड और लगभग हर एक तरह के एनवायरमेंट से उस ऑर्गेनिज्म को बचाने की क्षमता रखता है। इस कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, इस कवरिंग को हम लोग कहते हैं सिस्ट। क्लियर है। ये कब बनता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन में वो ऑर्गेनिज्म रह रहा हो, तो उस समय पर इस तरह के सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। यूजुअली अगर मैं बात करूं तो ये 3 लेयर्ड होता है। कितने लेयर्ड होता है, ये 3 लेयर, यानी कि एक लेयर बना, फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, इस तरह से करके ये 3 लेयर का होता है और बहुत ही ज़्यादा हार्ड कवरिंग होता है। और इस तरह से सिस्ट का उस ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बाहर सिस्ट का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, एनसिस्टेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एनसिस्टेशन, मतलब सिस्ट का फॉर्मेशन, एनसिस्टेशन। जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन में जो सपोज करते हैं, अगर अमीबा की बात करें तो एनसिस्टेड अमीबा क्या होगा, डिवाइड करेगा। कब, कैसे, मल्टीपल फिजन, बहुत सारे, वही मल्टीपल फिजन की तरह तहत क्या करेगा, डिवाइड करेगा और क्या करेगा, बहुत सारे माइन्यूट अमीबा का ही हम न्यू इंडिविजुअल को क्या कह रहे हैं, छोटे फॉर्म को क्या कह रहे हैं, अमीबी कह रहे हैं। और इसी को हम सूडोपोडियोस्पोर्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि आप जानते होंगे अमीबा, अगर इसका मूवमेंट आप लोगों को याद हो, लोकोमोशन याद हो, तो ये किसके थ्रू मूवमेंट करता है, ये सूडोपोडिया के थ्रू मूवमेंट करता है। सूडोपोडिया, जिसमें से स्यूडो का मतलब क्या है, स्यूडो का मतलब था झूठा, जो है नहीं, लेकिन फिर भी आप उसको क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और पोडिया का मतलब था पैर, अपेंडेजेस। ठीक है, तो झूठा पैर, अमीबा के पास पैर नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, जब उसको लोकोमोशन करना होता है, किसी भी फूड पार्टिकल की तरफ उसको ट्रेवल करके जाना होता है, तो वो तो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और वो कैसे ट्रेवल करके जाएगा वहां तक, तो वो क्या करता है, अपना एक झूठा पैर बनाता है, अपने मेम्ब्रेन्स को, सेल मेम्ब्रेन्स को आगे की तरफ इलांगेट करता है और धीरे से पीछे से आगे की तरफ खिसक जाता है। और इस तरह से खिसकते खिसकते वो उस फूड पार्टिकल तक पहुंचता है। तो आगे जो ये स्ट्रक्चर उसका जो बना था, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सूडोपोडिया, झूठा पैर। क्लियर है। और इसी तरह से जब छोटे छोटे अमीबा बनते हैं तो उन सारे को आप क्या कहेंगे, उसे आप कहते हैं सूडोपोडियोस्पोर्स। ऐसे स्पोर लाइक स्ट्रक्चर जो कि अमीबा हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सूडोपोडियोस्पोर्स। क्लियर है। और इसके बाद क्या होता है कि जब वो बहुत सारे अमीबे अंदर बन जाते हैं तो अचानक से वो सेल पूरा का पूरा सिस्ट के साथ ब्रस्ट करता है, और ब्रस्ट करने के बाद बहुत सारे स्पोर्स अचानक से एकदम छिड़क जाते हैं, स्प्रेड होते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, स्प्रेडिंग ऑफ द स्पोर्स। और इस कारण से इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरुलेशन। आपसे देखिए, नीट के बेसिस पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो कौन सा प्रोसेस यूज होगा, एनसिस्टेशन। जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो वो सिस्ट बनाएगा, कवर बनाएगा, तो एनसिस्टेशन। और जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो स्पोरुलेशन।
तो आपसे वो नीट के बेसिस पे क्वेश्चन पूछते हैं कि स्पोरुलेशन कब होगा, या फिर कोई एक स्टेप का नाम देंगे और पूछेंगे क्या ये स्पोरुलेशन के अंदर आता है। तो आप लोगों को यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये होता किस किस के अंदर है, तो ए सेलुलर स्पीसीज स्पेशली स्पोरोजोन्स का, जो भी स्पोर का फॉर्मेशन करता है उस स्पोरोजोन्स के अंदर एग्जाम्पल है मोनोसिस्टिस और प्लाज्मोडियम। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बडिंग बड का फॉर्मेशन, ये हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर भी चुके हैं, लेकिन फिर से हम लोग इसको देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ डॉटर इंडिविजुअल फ्रॉम स्मॉल प्रोजेक्शंस। आप लोगों को याद होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सबसे पहला मैंने वहां पर डेफिनेशन बताया हुआ था, क्या था वो, स्पेशलाइज्ड और अनस्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। तो यहां तक तो ये क्या है, जब भी हम फ्यूजन की बात कर रहे हैं यहाँ पर तो ये अनस्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन जैसे हम बड की बात करते हैं तो कोई एक स्पेशल स्ट्रक्चर वहां उभर करके आया है और उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। तो एक स्मॉल प्रोजेक्शन आया है, यहाँ पर एक स्मॉल प्रोजेक्शन आया है जिससे कि हम क्या कहते हैं, बड अराइजिंग फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, वो मेन पेरेंट बॉडी से ही अराइज हो रहा होगा, और इस कारण से उस स्टेप को हम लोग क्या कहेंगे, बडिंग, उस स्टेप को हम लोग क्या कहेंगे, बडिंग कहेंगे। ये बहुत ही ज्यादा कॉमन मेथड है किसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इन न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म्ड बाय द माइटोसिस। क्लियर है, सॉरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये बहुत ही कॉमन है। और ये किसके थ्रू होता है, ये माइटोसिस के थ्रू होता है। आपको मैंने बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब मैं डिफरेंशिएट कर रहा था तो मैंने बताया था वहां पर कि उस दोनों में सबसे बेसिक डिफरेंस ये होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी मियोसिस नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस माइटोसिस दोनों होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ओनली माइटोसिस। आपने देखा कि बडिंग ओनली माइटोसिस। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर एग्जाम्पल है इसका स्पॉन्जेज। स्पॉन्ज एक एनिमल होते हैं, उसके अंदर हम बात करेंगे स्पॉन्ज, उसका एक एग्जाम्पल है स्काइफा। सिलेंट्रेट्स के अंदर एक एग्जाम्पल लेंगे तो हाइड्रा। एनेलिड्स के अंदर एक एग्जाम्पल लेंगे तो चिरोप्टेरस, और ट्यूनिकेट्स के अंदर के एग्जाम्पल लेंगे तो साल्पा। क्लियर है। आप इन सब में जिसमें से एक मैं आपको थोड़ा सा बना करके दिखा देता हूं, जैसे कि ये हाइड्रा है, ये अभी एक पेरेंट बॉडी है, ये अभी एक पेरेंट बॉडी है। इसमें हम देखते हैं कि इस हाइड्रा के अंदर, इस पेरेंट बॉडी के अंदर जरा सा अभी एक बड का फॉर्मेशन हुआ है, अभी एक बड का फॉर्मेशन है। ये क्या है, अराइजिंग बड। ये पेरेंट बॉडी है, ये पेरेंट हाइड्रा बॉडी है, पेरेंट हाइड्रा, और इसके अंदर ये क्या है, ये अराइजिंग बड है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देख रहे हैं कि ये बड जो है ये अच्छा ग्रो कर चुका है, ये अच्छा खासा ग्रो कर चुका है और ये अब अलग होने के लिए तैयार है। इस जगह पर इसे हम क्या कहेंगे, मैच्योर बड। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये जो पेरेंट बॉडी है, ये पेरेंट बॉडी को अब ये हाइड्रा का ये छोड़ करके जा चुका है। तो ये यहाँ पर फिर से हम देख रहे हैं कि ये पेरेंट है और ये न्यू इंडिविजुअल है, और इस तरीके से इसका एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के तहत क्या हुआ है, इसका फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट टाइप हम लोग बडिंग का टाइप देख रहे थे, और बडिंग के टाइप में हम लोग देखेंगे कि वो बडिंग जो है वो एक्सोजीनस है, एक्सटर्नल है, या फिर एंडोजीनस है। आप पहले वर्ड्स को समझेंगे। ये एक्स वर्ड से बना हुआ है, एक्स यानी कि बाहर, और एंड बोले तो क्या, अंदर। ठीक है। और जीनस का मतलब ओरिजिन, उसका ओरिजिन बॉडी के अंदर है या बॉडी के बाहर है। क्लियर है ना। उसका ओरिजिन अगर बॉडी के बाहर हो रहा है, किसका, बड का फॉर्मेशन। जैसे कि आपने हाइड्रा के अंदर देखा था कुछ देर पहले, वो हाइड्रा का बॉडी जो हाइड्रा के मेन पेरेंट बॉडी से बाहर आपको दिख रहा था कि वहां पर बड का फॉर्मेशन हुआ है। इस तरह के बडिंग को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोजीनस बडिंग कहेंगे, जिसमें कि स्मॉल आउटग्रोथ होगा किसके, पेरेंट बॉडी के बाहर। क्लियर है। और फिर बाद में वो आउटग्रोथ धीरे धीरे मैच्योर होकर के ब्रेक होगा उससे, पेरेंट बॉडी से अलग होकर के, और एक नया इंडिविजुअल बना देगा। तो इस तरह का जो होगा उसे एक्सोजीनस या फिर एक्सटर्नल बड कहेंगे। ठीक है। और इस तरह के प्रोसेस को क्या कहेंगे, एक्सोजीनस बडिंग या फिर एक्सटर्नल बडिंग।
क्लियर है। और सिमिलरली उसी के जस्ट अपोजिट अगर आप करेंगे तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, अगर ऑर्गेनिज्म के पेरेंट बॉडी के अंदर बाहर की तरफ हमें बर्ड्स नहीं दिख रहे हैं, हमें अंदर की तरफ बर्ड्स दिख रहे हैं, तो उसमें एंडोजीनस यानी कि उसका जनरेशन, उसका जो ओरिजिन है कहाँ पर है, बॉडी के अंदर है, और या फिर इंटरनल, नाम से क्लियर है। ठीक है, इसमें देखेंगे कि कौन कौन आ जा रहे हैं। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज आ जा रहे हैं जिसका कि नाम क्या है, स्पॉन्जिला। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज आ रहे हैं जिसका क्या नाम है, स्पॉन्जिला। और मेराइन स्पॉन्ज की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आ जाता है साइकॉन। क्लियर है, जिसमें कि पेरेंट इंडिविजुअल जो होता है वो रिलीज करता है कुछ स्पेशलाइज्ड मास को, कुछ स्पेशलाइज्ड फॉर्म को रिलीज करता है जो कि एनक्लोज्ड होते हैं एक कॉमन ओपेक इन्वेलप में। कॉमन ओपेक इन्वेलप, ओपेक का मतलब क्या, पूरी तरह से बंद, टाइटली सील्ड। क्लियर है, ये एक एनवेलप है, इसका आउटर मेम्ब्रेन, इसका इनर मेम्ब्रेन, और एक स्पेस है जिसके थ्रू कि इसको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। क्लियर है, उस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, उस पैसेज को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। और बात उसके अंदर जो स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कह रहे हैं, ये एक डायग्राम है किसका, गैम्यूल का। इस पूरे एनवेलप सहित इस स्ट्रक्चर का हम, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या नाम दे रहे हैं, ये है एक गैम्यूल। इस गैम्यूल के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये इसका सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये इसका इनर मोस्ट कवरिंग है, ये इसके पास फूड पैसेज जाने के लिए जो रास्ता है उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। ये जो बीच में स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, ये आर्कियोसाइट्स हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, आर्कियोसाइट्स। और इन आर्कियोसाइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पैक्यूल्स कहते हैं। क्लियर है, इन आर्कियोसाइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्पैक्यूल्स कहते हैं। और ध्यान रखेंगे ये आर्कियोसाइट्स ही हैं जो कि ग्रो करके एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करेंगे, एक न्यू स्पॉन्ज का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है, और इसमें हम लोग देख चुके हैं कि, और एक चीज ध्यान रखेंगे आप, गैम्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल बड कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप इस पर ध्यान रखेंगे। गैम्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल बड कहते हैं, इसीलिए, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल बडिंग कहते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन यानी कि फ्रेगमेंट और प्रोसेस, किसका प्रोसेस, किस चीज का प्रोसेस, फ्रेगमेंट होने का। फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है, टुकड़ा। फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है, टुकड़ा, यानी कि टुकड़े टुकड़े होने का प्रोसेस। कौन सा टुकड़ा टुकड़ा होने का प्रोसेस, किसी भी ऑर्गेनिज्म के ब्रेक होने का प्रोसेस। जैसे कि अगर हम फ्लैटवर्म की बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं कि फ्लैटवर्म के अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, वो ब्रेक करता है और दोनों ही जो टुकड़े होते हैं वो नए नए इंडिविजुअल्स में ग्रो कर जाते हैं, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। हम लोग देखेंगे इसमें ब्रेकिंग ऑफ एन एनिमल्स बॉडी इनटू 2 और मोर पीसेज। जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो, अनइक्वल हो, कोई मतलब नहीं बनता है, वो 2 या 2 से ज्यादा पीसेज में कन्वर्ट होगा। अगर आप उसे 72 पीसेज में कन्वर्ट करेंगे तो 72 नए ऑर्गेनिज्म बन के खड़े हो जाएंगे। बात समझ पा रहे हैं आप, इसका एग्जाम्पल क्या है, स्पायरोगायरा, फ्लैटवर्म और माइक्रोस्टोमम। आप इसको रोक करके इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, वो अगले लेक्चर में। थैंक यू।